नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से प्रदेश की तमाम सियासी हलचलों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि प्रदेश में किस तरह की हलचल सियासत जगत में देखने को मिल रही है और किस तरीके से हरियाणा में एक नई पार्टी मोर्चा के तौर पर ही सही लेकिन आ चुकी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ सरगर्मी बढ़ेगी जरूर, इसके साथ साथ किस तरीके से पॉलिटिकल गतिविधि आगे बढ़ रही है, किस तरीके से बजट सत्र को लेकर तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, किस तरीके से महंगाई को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। तमाम मसले ऐसे हैं जो इस वक्त सबकी जुबां पर हैं, सुर्खियां बटोर रही हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों से आज हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले आधे घंटे तक रहिए हमारे साथ और जानिए हरियाणा में सियासत का मूड क्या कहता है। सबसे पहले आज सियासी गलियारे में बात अशोक तंवर की करेंगे। अशोक तंवर के कुछ पुराने बयान और आज उनकी तरफ से जो एक नए मोर्चे की घोषणा की गई है उसके बाद कुछ बयान आज के, कुछ बयान 2 साल पुराने। जरा देखिए तेवर लहजा कैसा। चार अक्टूबर 2019 को एक मानव बम ने अपने मसीहा को अपना कातिल करार दिया था और 25 फरवरी 2021 को उसी शख्स ने हस्ती मिटाने वालों को खुद मिट जाने की चेतावनी भी दे दी। मेरा मसीहा ही मेरा कातिल है। मेरा मसीहा ही मेरा कातिल है। मेरा मसीहा ही मेरा कातिल है। जन जन रावण घर घर लंका इतने राम कहाँ से लाऊं? जन जन रावण घर घर लंका इतने राम कहाँ से लाऊं? और हस्ती मिटती भी नहीं और मिटेगी भी नहीं। और जो मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे विदेश के अंदर हो, चाहे कोई भी ताकत हो। 510 दिन के बाद अशोक तंवर फिर सामने है अपने विरोधियों के। 1 साल 144 दिन पहले तंवर ने कहा था कि हालात ने बागी बना दिया, तो राजनीति के इस बागी ने गुरुवार को कहा कि अपना भारत मोर्चा लॉन्च कर रहा हूं। हमेशा जो है ना एक अनुशासित सिपाही की तरह हम तो रहे, लेकिन हालात ने जो है बागी बना दिया। ये अपना भारत मोर्चा है, ये अपने भारत को बचाने का मोर्चा है। 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने जो सहा वो हर बार अपने शब्दों के जरिए बयान भी किया। उन्होंने तब भी कहा था कि दुख के साथ अलविदा कहना पड़ रहा है और यकीन मानिए पार्टी छोड़ने का गम आज भी है उनके दिल में। तभी तो वो कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। बड़े दुख के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी ये छोड़नी पड़ रही है। हम सब लोगों ने बड़ी मजबूरी में वो पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। खैर, अशोक तंवर राजनेता हैं और राजनीति को बखूबी जानते हैं, इसीलिए मौजूदा हालात में वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष गूंगा है और सरकार बहरी। सत्ता और विपक्ष जिस तरीके से आज मिलकर के राजनीति कर रहे हैं और मिलकर के राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए विपक्ष तो गूंगा है और सरकार बहरी है। अशोक तंवर ने राजनीति की नई पारी शुरू कर दी है, लेकिन इतना तय है कि चुनौतियां बहुत हैं। इन चुनौतियों को कैसे तंवर पार कर पाएंगे ये तो वही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश की राजधानी से अशोक तंवर मोर्चा संभाल रहे थे तो प्रदेश की राजधानी से उनकी पत्नी अवंतिका तंवर। उनसे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने। कांग्रेस में लंबे समय तक राजनीति करने वाले और हरियाणा कांग्रेस के 5 साल से भी ज्यादा अध्यक्ष रहे अशोक तंवर अब कांग्रेस को अलविदा काफी समय पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अब अशोक तंवर ने एक नए मोर्चे का
गठन किया है। आज अशोक तंवर ने इस मोर्चे का नाम अपना भारत मोर्चा के नाम से इसका ऐलान किया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें जो अवंतिका तंवर माकन है वो पहुंची है, जो अशोक तंवर की धर्मपत्नी है। तमाम उनके मोर्चे के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस मोर्चे को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर बातचीत करेंगे अवंतिका तंवर माकन से। अब एक परिवारों में राजनीति जो है वो बड़े राजनीतिक दलों में बंट गई है या फिर कुछ लोग जो है वो पार्टियां चला रहे हैं। आपका तो मैम जो आपका बैकग्राउंड है, कांग्रेस के साथ आपके परिवार का बड़ा नाता रहा है, अशोक तंवर भी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। अब क्या कांग्रेस में भी ऐसे हालात हो गए हैं, वहाँ पर भी जो वाकई में जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग उनको तरजीह नहीं मिल रही क्या? देखिए 5 साल 8 महीने जो अशोक जी अध्यक्ष रहे और आखिर में जो उनको अध्यक्ष पद इस्तीफा देना पड़ा। देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि एक जगह एक तरीके से पार्टी आपका परिवार होती है और वो छोड़ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन था। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ये करना पड़ेगा। पर 5 साल 8 महीने जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए चप्पल घिसी, धक्के खाए, केसेस भी लगे, दिन रात अपने परिवार को छोड़ा, उनकी अनदेखी करी गई। अशोक जी ने कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट नहीं मांगी थी। वो लड़ाई एक आम कार्यकर्ता की थी। अशोक जी के साथ आप लोग भली भांति परिचित हैं कि अशोक जी के साथ कभी कोई बड़े चेहरे या बड़े नेता नहीं थे। अशोक जी के साथ आम कार्यकर्ता थे। अशोक जी की रीढ़ की हड्डी वो कार्यकर्ता थे जिनका के लिए अनदेखी करी गई। तो वो एक प्रॉब्लम तो थी। और मैं हरियाणा की बात करूंगी, देखिए बाकी जगहों का मुझे नहीं मालूम, पर वो अनदेखी हरियाणा में हुई और उसी के चलते अशोक जी ने इस्तीफा दिया कि जो लोग आपके लिए डंडे उठाए चलते रहे, केसेस भी लगे, कई चीज़ें हुए, कई हमारे साथियों की इस दौरान डेथ भी हो गई, बहुत कुछ हुआ, तो वो कहीं ना कहीं गुम होके रह गए। तो उनकी लड़ाई थी और उसी लड़ाई को आगे अशोक जी ने बढ़ाया और उन्हीं लोगों के लिए मोर्चा। देखिए अशोक जी का तो एक स्टेबल पॉलिटिकल करियर था। अशोक जी ने कोई अपने लिए ये नहीं किया। अशोक जी ने तो कहीं ना कहीं अपना बलिदान कार्यकर्ताओं के लिए दिया, बिकॉज ही हैड अ परफेक्ट पॉलिटिकल करियर एंड आज की डेट में ही वॉज प्रदेश अध्यक्ष। कोई छोटी बात नहीं होती। 5 साल 8 महीने अध्यक्ष रहना एक बहुत बड़ी चीज थी। 3 बारी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ चुके थे, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे, एनएसयू अध्यक्ष रह चुके थे। हरियाणा में 2 जगह पर उपचुनाव प्रस्तावित है आने वाले समय में। आपका जो ये मोर्चा है अशोक तंवर जी ने जिसका आज गठन किया है, ये चुनाव लड़ेगा? जी चुनाव लड़ेगा। पूरा मन है, मतलब मोर्चा पहले ही मैदान में उतरने के लिए तैयार है? देखिए मोर्चा भी है, हमारे इतने कर्मठ साथी हैं और इन सब पे मुझे विश्वास है। जिस तरीके से इन लोगों ने अशोक जी पे उम्मीद लगाई है और जिस तरीके से दिन रात ये लोग अशोक जी के साथ खड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने देश के लिए कुछ करना है तो देश के लिए हम तभी कुछ कर पाएंगे इफ वी कैन गेट अ चेंज। थैंक यू। ये हमारे साथ अवंतिका तंवर माकन थी, जो अशोक तंवर की धर्मपत्नी है, जिन्होंने आज अपना भारत मोर्चे का गठन किया है। अवंतिका तंवर माकन का साफ कहना है कि मोर्चा अशोक तंवर ने इसलिए बनाया है क्योंकि लोगों की अनदेखी उनके साथ जो लोग थे उनकी हुई थी और उसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ों को छोड़कर मोर्चे का गठन करने का ऐलान किया और अब वो मोर्चा गठित होकर सामने आ चुका है। इसके साथ ही 2 जगह पर हरियाणा में जो उपचुनाव होने हैं उस पर भी ये मोर्चा चुनाव लड़ेगा, ऐसा अवंतिका तंवर माकन का दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। जी हाँ, दूसरी तरफ बात एक निर्दलीय विधायक की, बलराज कुंडू, जिनको लेकर के लगातार आज सुबह से ही वो सुर्खियां बटोरते चले जा रहे हैं। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं गुरुग्राम के जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूं। ये वो इलाका है जहां पे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का निवास स्थान है। दरअसल सुबह से आज तकरीबन 40 ठिकानों पर महम से जो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उनके तमाम ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। और ये रेड जो है वो पंजाब के इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अंजाम दी जा रही है। 40 ऐसे ठिकाने हैं प्रदेश भर में या देश भर में या दिल्ली एनसीआर के अंदर जहां पे इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारी न केवल मौजूद हैं बल्कि तमाम चीज़ों को खंगालने में जुटे हैं। जी हां, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू इनकम टैक्स विभाग की रडार पर आ गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बलराज कुंडू के करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की। जैसे ही गुरुवार का दिन शुरू हुआ तो उसी के साथ इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी भी शुरू हो गई। आईटी की टीमों ने हांसी, रोहतक और गुरुग्राम समेत बलराज कुंडू के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स की टीम भारी दलबल के साथ
बलराज कुंडू के ठिकानों पर पहुंची और रेड की। बलराज कुंडू के 30 ठिकानों पर आईटी की रेड। गुरुग्राम में सेक्टर 62 में ऑफिस पर रेड। सेक्टर 56 में कुंडू के आवास पर छापेमारी। सेक्टर 28 में जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट्स में रेड। रोहतक में सेक्टर 14 स्थित निवास पर रेड। हांसी में कुंडू के ससुराल में आईटी की छापेमारी। वहीं बलराज कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कानून और कायदे से चलती है। जिसने कानून का उल्लंघन किया वहां कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई बदले की भावना नहीं है। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि किसी भी विधायक पर कार्रवाई से पहले कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ती। इस देश में हर चीज के लिए कानून बना है। हर सरकार कानून से चलती है, संविधान से चलती है, कायदे से चलती है। अगर उन्होंने कहीं कानून की अवहेलना की होगी तो कानून अपना काम करेगा, इसमें सरकार क्या करेगी। और ये सिर्फ कहीं यहीं पर छापे पड़ रहे हैं क्या? जिन्होंने भी कायदे कानून से खिलवाड़ किया है वो पूरे देश में ये लगातार चलते रहते हैं। हर विभाग का अपना काम है, कालाबाजारी को रोकना, काले धन को रोकना, टैक्स की चोरी करने वालों को पकड़ना। ये आपसे थोड़ी, जब से इस देश में कायदे कानून बने हैं हर विभाग उस कायदे कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई करता है। तो इसमें मैं समझता हूं कोई बदले की भावना नहीं है। अगर वो बिल्कुल ठीक होंगे तो कोई उनको कुछ भी नहीं कहने वाला है। पूरा विधानसभा में चुने हुए एक सदस्य पर आज इनकम टैक्स की जिस तरह से रेट बढ़ रही है तो उसको लेकर तमाम चीजें बलराज कुंडू पर निर्दलीय विधायक हैं, वो कहते हैं कि किसानों के खिलाफ आवाज चल रही थी। अभी हालांकि उनका आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया प्रदेश से आनी शुरू हो गई है कि जिस तरह से सरकार के खिलाफ भी होना, किसान आंदोलन पे बोलना, इसका वेंटेड किया जा रहा है। देखिए, ये विषय क्योंकि अभी मुझे जानकारी नहीं है, आपने बताया है, इसके ऊपर देख करके ही कोई कमेंट कर पाऊंगा। ऐसा कोई मैंडेटरी है जी विधानसभा के अगर सदस्य के खिलाफ पर रेड पड़ेगी तो आपकी अनुमति लेनी है? नहीं, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई अनुमति नहीं है। गिरफ्तारी के लिए, सिर्फ गिरफ्तारी के लिए। वहीं विधायक पद से इस्तीफा दे चुके इनेलो नेता अभय चौटाला ने मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार सबको डराने का काम कर रही है। अगर किसी ने गलत काम नहीं किया तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब किसके घर पे रेड हो इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। मेरे घर पे भी अनेक बार रेड हुई है। कोई नहीं, आपने पूछा जाके उन लोगों से भी, वो क्या कहेंगे इसके ऊपर। कभी हमारे ईडी वाले आ गए, कभी सीबीआई वाले आ गए, कभी सरकार ने इनकम टैक्स वालों को भेज दिया। ये सरकार सबको डराने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो मेरे ख्याल उसको डरने की जरूरत नहीं, मजबूती से लड़ना चाहिए। खैर, सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और ये कार्रवाई बदले की भावना से नहीं, जबकि विपक्ष इस कार्रवाई को डराने और दबाव बनाने की चाल बता रहा है। ऐसे में एक बार फिर हरियाणा की सियासत में कानूनी एक्शन ने माहौल गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो किस तरीके से इनकम टैक्स की रेड और उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा चूंकि अब बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, विधानसभा अध्यक्ष को सुनना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने बजट डिजिटल रूप में पेश किया था, तो हरियाणा सरकार कैसे पीछे रह सकती थी। हरियाणा में भी इस बार डिजिटल तरीके से बजट पेश होगा और यह बजट पेपरलेस होगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि आज ऐतिहासिक दिन हरियाणा विधानसभा के लिए है। 1 साल पहले हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा करने का फैसला किया गया था। अब हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों के बीच एक MOU साइन किया गया है
फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस नेवा। ये इसके पीछे हमारा मकसद जो हमने शुरू से कहा है कि हम विधानसभा को पेपरलेस स्टेट लेजिस्लेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी जो है वो सभी विधायकों को और अदर स्टेक होल्डर्स को मिले। ये हमारा प्रयास जो है वो शुरू से था और आज ये प्रयास मुझे लगता है कि सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोविड के चलते इस फैसले में देरी हुई है, लेकिन केंद्रीय संसदीय मंत्रालय के अधिकारी हरियाणा विधानसभा आए हैं। इस मौके पर ई विधानसभा करने के लिए एक MOU साइन किया गया। चाहे वो मीडिया कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे विधायक हैं या कहीं पर भी कोई भी आम पब्लिक, आम लोगों को भी इसके ऊपर एक्सेस होगी। आम आदमी भी कोई भी जो वर्किंग है हमारी विधानसभा की या कोई भी चीज है वो उसके ऊपर देख सकेगा। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि एक जो हमने प्रोजेक्ट लिया था, मैं जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी उसकी ओर हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है और इसको हम जल्दी ही मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो आने वाला इस बजट सत्र के अंदर तो नहीं, लेकिन जो आने वाला सत्र आएगा उस तारीख तक हम काफी इसके ऊपर प्रगति कर चुके होंगे। आने वाले सत्र से लागू हो जाएगा? नहीं, कोशिश नहीं, इस सत्र से नहीं, अगले सत्र। हाँ, 2-3 साल लग जाएंगे, तो आने वाले सत्र से आप नहीं, इसके ऊपर 3 साल के अंदर तो पूरे सारे ट्रेनिंग और ये जो बाकी के सबको 3 साल का, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रेनिंग का एक वो दिया है कि 3 साल उनकी देखरेख के अंदर ये सारा लागू होगा। ई विधान एप्लीकेबल पूरी तरह हिमाचल विधानसभा में हुआ है। हालांकि 15 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें ई विधानसभा के लिए काम हो रहा है और हम 16वें नंबर पर हैं। जहां ई विधान एप्लीकेबल हुआ है, वैसे तो 15 और स्टेट्स प्रयास कर रही हैं, उनमें हम 16वीं स्टेट है, लेकिन पूरी तरह से अगर इम्प्लीमेंट हुआ है वो केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। केंद्रीय संसदीय मंत्रालय से इस कार्य के लिए 60%, जबकि 40% राज्य सरकार को खर्चना होगा। 20 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा, जिनमें से 12 करोड़ केंद्र जबकि 8 करोड़ हरियाणा से मिलेगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस बार भी टैब पर बजट सीएम पेश करेंगे। सभी विधायकों को अपना टैब लेकर आना होगा, इसके लिए एक पत्र भी जारी किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पिछली बार उन्होंने टैबलेट के टैब के ऊपर बजट दिया था और अब की बार भी शायद टैब के ऊपर ही बजट आने वाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया था कि सभी विधायकों को एक पत्र चला जाए कि अपना अपना टैब जो है वो अपना अपना जो लैपटॉप है वो साथ लेकर के आए, ताकि इस सत्र के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो चाहे बजट है वो भी हो सकता है कि अभी क्योंकि पूरी तरह उसके ऊपर श्योर नहीं है, लेकिन पूरे का पूरा बजट भी हमें लैपटॉप के ऊपर मिल सकता है। इस बार बजट पेपरलेस होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बजट सत्र में हंगामा नहीं होगा, क्योंकि सत्र को लेकर एक तरफ सरकार की तैयारी है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सत्र में अपने मुद्दों की लिस्ट तैयार कर ली है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। जी हाँ, तो कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष तैयार है, तो कुछ ऐसे मसले भी हैं जिसको लेकर के विपक्ष तैयार है, चाहे वो बजट सत्र के दौरान उठेंगे या फिर मौजूदा दौर में सड़कों पर उठ रहे हैं। बढ़ती तेल की कीमतों पर हरियाणा की सियासत चरम पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पानीपत में मोर्चा संभाला और रसोई गैस तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि पहले किसानों और आम आदमी को परेशान करने का काम बीजेपी की केंद्र सरकार कर रही है।
चाहे हम उद्योगपति की बात लें, हम क्योंकि पानीपत में हैं, चाहे छोटे दुकानदार की बात लें, चाहे हम गरीब आदमी की बात लें, बेरोजगार युवा की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात करें, और सबसे बड़ा जो 3 काले कृषि कानून हैं उनकी बात करें, किसान मजदूर त्रस्त है। देश और प्रदेश में लगातार आसमान छू रहे पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के दामों में जहां हर वर्ग दुखी है, वहीं पानीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अगुवाई में रेड लाइट चौक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए शहर के बाजारों में रोष मार्च निकाला। सैलजा ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। महंगाई आसमान को छू रही, पेट्रोल डीजल की कीमत 100 पार हो रही, आम आदमी आज बुरी तरह से त्रस्त है। कांग्रेस का प्रदर्शन महंगाई को लेकर लगातार तेज हो रहा है और लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है, और कब तक रहेंगे ये तो शायद कोई नहीं जानता। जनता टीवी के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि आने वाले बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और उसको साबित भी करेगी। आज़ादी के बाद देश ने ऐसा आंदोलन नहीं देखा, 225 से ज़्यादा किसानों ने जानें कुर्बान कर दी, फिर भी लाखों की तादाद में आज भी अलग अलग धरनों पे पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान अपनी बात रख रहा है, मगर सरकार ने फिर भी उसको नकारने का काम किया हो, तो हरियाणा प्रदेश में इस बात को लेकर जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विपक्ष कांग्रेस पार्टी एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी विधानसभा सत्र के अंदर, ताकि उस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से चेहरे बेनकाब हो सकें। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है।